मैं विकास सिंह और आज का आपका टॉपिक लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सोशल स्टडी एग्जाम, जो कि आपका क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2026 में एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि आपका सोशल स्टडी का जो एग्जाम होगा तो उसमें 80 आउट ऑफ 80 लाने का मौका आपको मिल सकता है अगर ये वीडियोस को पूरी तरीके से देख सकते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट का होता है कि इसके आंसर को हम कैसे लिखें कि जो टीचर्स होंगे जब वो कॉपी चेक करेंगे हमारा तो फुल मार्क्स आपको कम से कम दे हर एक पॉइंट्स पर, समझे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या हमको बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सोशल स्टडी के एग्जाम्स में। तो एक एक पॉइंट करके बहुत बारीकी से हमने इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाया है, तो आइए एक एक करके सभी बातों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अपने मन को साफ कीजिए और अपने पॉइंट्स पर हम लोग यहां पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले पता है कि हमको एमसीक्यू आएगा, ठीक है, एमसीक्यू आएगा जो कि 1 नंबर का आपका सवाल रहेगा। 1 नंबर का आपका सवाल रहेगा, इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद से आपका वेरी स्मॉल क्वेश्चन आंसर आता है, वेरी स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं आपको, समझ गए। उसके बाद ये आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद स्मॉल क्वेश्चंस आपको आएंगे जो कि 3 मार्क्स में आ सकता है, और आपके 4 और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो इस तरीके से एक पैटर्न में आपके क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद केस बेस्ड स्टडी भी आपका होगा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी आपके होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं एक एक करके सभी बातें बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में आपको मैप वर्क्स भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस होते हैं बाबू आपको सोशल स्टडी में, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि हाउ टू स्टार्ट। जैसे कि मेरे हाथ में जब पेपर मिलते हैं तो हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे समझना है, किस तरीके से सबसे पहले पेपर के साथ हमें क्या करना है। देखिए, आपको कुछ टाइम पहले आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। जब पेपर मिल जाएगा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले केस बेस्ड स्टडी वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, केस बेस्ड जो क्वेश्चन है यहां पर, इसको रीड कर लेना है, इसको रीड कर लेना है, इसको बिल्कुल क्या करना है, पढ़ लेना है उसी समय टाइम रहते हुए। इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत ही एसएसटी का जो पेपर होता है थोड़ा सा लेंदी टाइप का होता है। तो आपको क्या करना है कि इसको बचे हुए टाइम में ही सबसे पहले क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। मान लीजिए ये 12 नंबर का आपका सवाल है, तो याद रखिएगा इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा और छोटा छोटा आंसर देना होता है। 1 नंबर या 2 नंबर सबके सामने लिखा हुआ रहेगा। तो इसका आपका जो है क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही इजी होता है अगर आप उसको पढ़ के समझ ले रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट में इसको पढ़ लेना है, देन आपको एमसीक्यू पे कंसंट्रेट करना है। फर्स्ट इस पे कंसंट्रेट करना है और सेकंड आपको एमसीक्यू पे कंसंट्रेट करना है। क्यों करना है, देखिए, आप जैसे ही पेपर उठाते हैं आपका माइंड को बिल्कुल मतलब 1 मिनट के लिए एकदम शांत, सभी जगह से ध्यान को एकाग्रित करके उस जगह पे लाना है। उसके बाद क्या होता है ना कि सबसे पहले माइंड में सारी चीजें चल रही होती हैं पूरे बुक्स का, ठीक है। तो एमसीक्यू को पढ़ते जाना है, जो जो आ रहा है एकदम प्रेम से उसको टिक लगाइए, बिल्कुल नहीं घबराना है, रिलैक्स रहना है एग्जाम टाइम में, ठीक है। बहुत ज्यादा आपका मर्डर वर्डर नहीं हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा 1-2 नंबर इधर उधर हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले एमसीक्यू पे कंसंट्रेट कर लीजिएगा सेकेंड टाइम में। इसके बाद जब आपका एमसीक्यू हो जाएगा तो आपको चलना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे आपको चलना है। उसके बाद आपका इस दोनों को डील करना होगा, ये लास्ट में आपको डील करना है। तो फर्स्ट नंबर पे इसको, सेकंड पे इसको, और थर्ड पे लॉन्ग वाले को, और फोर्थ नंबर पे इसको। ये एक पैटर्न आपको रखना है क्वेश्चंस का, ठीक है। इसके बाद समझना है कि ऑप्शनल जो क्वेश्चंस आएगा एमसीक्यू, उसको हम डील कैसे करें, एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे डील करें। अब आइए समझाते हैं कुछ ट्रिक्स जिससे कि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को वैसे डील कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे इसमें आपका रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से हो सकते हैं। और किसी कैरेक्टर का नाम से रिलेटेड या फिर डेट से रिलेटेड इस तरह के एमसीक्यू हो सकते हैं, या एक 4 पॉइंट लिख देगा और उसको एक पैटर्न में सजाना होगा,
ये 4 तरह के सवाल एमसीक्यू में क्रिएट होंगे। रीजन असर्शन बेस्ड, फिगर दे देगा और उसके बारे में पूछ देगा। कैरेक्टर और डेट का नाम आपका आ सकता है और एक स्टोरी को 4 पार्ट्स में लिख देगा और बोलेगा कौन से बात को पहले नंबर पर रखेंगे, किसको दूसरे पर, किसको तीसरे पर, इस तरीके से करके सजाने के लिए दे देगा। तो ये 4 तरह के एमसीक्यू बनेंगे। देखिए, रीजन एंड असर्शन बेस्ड हो गया और पैटर्न वाला मैटर हो गया। इन दोनों को डील करने का एकमात्र तरीका है पूरे स्टोरी को सही से समझ के रखना। अगर स्टोरी आपका पॉइंट वाइज क्लियर है तो आप इन दोनों को क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। उसके बाद फिगर वाले की यदि हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी बुक में अगर किसी कोना में छोटा छोटा फिगर दे देकर उसके बारे में भी लिखा हुआ है तो आप उस फिगर को जरूर ध्यान में रखेंगे, अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे उस फिगर को, वो देकर आपसे सवाल पूछ सकता है। इसीलिए एनसीईआरटी का एक एक फिगर को आप लोग क्लियर कट रखेंगे। कैरेक्टर और डेट के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का लाइन वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर एक लिस्ट बना लीजिए हर चैप्टर वाइज। खास करके हिस्ट्री में आप जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिज्म इन यूरोप, इन दोनों चैप्टर्स को एकदम एक एक कैरेक्टर और डेट्स को क्लियर कट रखेंगे। तो एमसीक्यू में इसी तरीके से होगा। सर इसको हम डील कैसे करें? देखिए, कभी कभी क्या होता है बाबू, एक बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपका मान लीजिए कोई कैरेक्टर आ गया या डेट आ गया और जो आंसर पूछा है, जो क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, तो क्या होगा कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मेरे को नहीं पता है, लेकिन आप देखिए कि नहीं, ये वाला जो नाम है ये तो कोई और चीज का है, ये वाला नाम जो है ये तो कोई और चीज का है, और ये वाला नाम जो है ये तो कोई और चीज में है, तो ये जो लास्ट में बच गया यही वाला सही होगा। तो इस तरीके से भी आप डील कर सकते हैं। ऑप्शंस को पकड़ पकड़ के आप यदि चलते हैं वैसे समय में तो आपका एमसीक्यू का 95% चांस है कि वो राइट आंसर हो जाए। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। एमसीक्यू को आप ऐसे डील कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि मार्जिन और हेडलाइंस, मार्जिन और हेडलाइंस क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए इस तरीके से आपको एक कॉपी मिला हुआ है, तो इसमें तो ऑलरेडी ऊपर में मार्जिन दिया हुआ रहता है और साइड में इस तरीके से मार्जिन दिया हुआ रहता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इधर से इतना बड़ा मार्जिन दे देते हैं और बीच बीच में लिखना शुरू कर देते हैं। इससे साफ पता चलता है जो चेक करने वाले टीचर्स होते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि कॉपी को फिल करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। और यहां पर टीचर्स के नजर में आपका इंप्रेशन जो होगा वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ये मार्जिन वाला काम नहीं करे, जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा किया जाता है। जैसे मैथ्स वगैरह में मार्जिन करते हैं ना, क्योंकि रफ करना होता है साइड में, उससे टीचर के नजर में आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा कि भैया ये बच्चा चीटिंग नहीं किया है, तो बढ़िया से अपना दिमाग लगा के सॉल्यूशन किया है। लेकिन एसएसटी में बिल्कुल भी फील नहीं कराना है कि मैं कॉपी भरने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके से बच्चे काम करते हैं तो बिल्कुल। इसके बाद हम बात करें इस हेडिंग का, ठीक है। हेडिंग क्या होता है? देखो क्या है ना कि मतलब मैं एज अ टीचर हूं, तो मैं जब कॉपी चेक कर रहा हूं आपका, तो हम ये देखने में समय लगाते हैं कि ये कौन सा आंसर है, ये किस क्वेश्चन का आंसर दिया है, ये सेक्शन कौन सा है, अच्छा सेक्शन कितने नंबर का है, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, उसमें कितना। बहुत क्लियर कट इस बात को लिखिए ताकि टीचर्स को जितना इजी होगा आपका कॉपी चेक करने में, उतना ज्यादा मार्क्स आपको मिलने के चांसेस होते हैं। इसीलिए उसके माइंड के हिसाब से भी थोड़ा सोचिए। जैसे कि ये आपका कॉपी है बाबू, जैसे कि ये आपका कॉपी है और मान लीजिए सेक्शन ए का आंसर दे रहे हैं, तो ऊपर में आराम से लिखिए सेक्शन ए, ठीक है, इस तरीके से हेडिंग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर, इस तरीके से करके और हेडिंग देकर और यहां पर सुंदर से लिखना इस तरीके से शुरू कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि टीचर्स एकदम खुश हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्शन का कितना क्वेश्चन नंबर ये बना रहा है बंदा। तो इससे आपके टीचर्स को आसानी होगा, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो है सेक्शन अगर ए बना रहे हैं तो सेक्शन ए का सारा आंसर एक बार में हो, नहीं आता है तो उस जगह को थोड़ा ब्लैंक छोड़ दीजिए अपने समझ के हिसाब से कि कितना में आंसर आ जाएगा। यदि आप सेक्शन बी बना रहे हैं तो सेक्शन बी का आंसर एक बार में लिखने का कोशिश कीजिएगा,
ठीक है। अब देखिए बाई इमरजेंसी अगर इधर उधर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका कि आप आंसर को ना पॉइंट में देंगे। आंसर को पॉइंट में देने का रीजन क्या होता है, मान लीजिए 5 मार्क्स का आपका कोई सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यदि आपका है और आप पॉइंट वाइज आंसर दे रहे हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड पॉइंट, ये 4 पॉइंट, इसे पॉइंट वाइज आंसर दे रहे हैं, तो जो टीचर्स चेक करेगा कि अच्छा भैया क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसका आंसर अच्छा पहली बार में ये लिखा है, सेकंड टाइम में ये लिखा है, थर्ड टाइम में ये लिखा है, फोर्थ टाइम में ये लिखा है, तो क्या होगा ना, उसको जो बात चाहिए, जो आंसर चाहिए वो डायरेक्ट पॉइंट में मिल गया, वो आपको एकदम 5 आउट ऑफ 5 दे देगा। समझ गए कि नहीं, ठीक है। पैराग्राफ में आप लिखते हैं तो पैराग्राफ में क्या होगा कि अब टीचर्स उसको एक एक लाइन पढ़ेगा, उसका मूड पहले ही खराब हो जाएगा। वो एक एक लाइन जब उसको पढ़ेगा तो वो बात को ढूंढने की कोशिश करेगा, जो बात उसको चाहिए, जो क्वेश्चंस में पूछा है, जो आंसर चाहिए, वो आपके पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेगा। उसको नहीं मिलेगा तो वो इरिटेट होगा तो आपके मार्क्स यहां पर कम हो सकते हैं। इसीलिए बाबू आंसर को हमेशा पॉइंट वाइज लिखे। 5 मार्क्स का है तो 6 से 7 पॉइंट लिखे, आपका 4 नंबर का है तो 5 से 6 पॉइंट लिखे, 3 नंबर का है तो 4 से 5 पॉइंट लिखे, 2 नंबर का है तो आपका 3 पॉइंट तक लिखे। एक एक पॉइंट बढ़ाकर लिखिए ताकि टीचर इंप्रेस हो जाए आपसे। समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर करेंगे, इस बात को बिल्कुल भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद राइटिंग प्लस हाईलाइट। राइटिंग प्लस हाईलाइट, राइटिंग और हाईलाइट क्या होते हैं, देखिए हम समझते हैं कि पेपर जो होता है बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है आपका, ठीक है। अब लेंदी होगा तो राइटिंग बनाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्पीड लिखना है। लेकिन सभी बच्चे को मैं बोलूंगा कि राइटिंग जरूर थोड़ा क्लियर कट रखें। क्यों, अगर टीचर आपका कॉपी चेक कर रहा है बाबू और राइटिंग बेकार से आप किस भी लिख दिए, उस पढ़ ही नहीं पा रहा है, उसका मूड ऑलरेडी घर से खराब होगा, रास्ते में गाड़ी लेके आ रहा होगा कॉपी चेक करने, क्या पता रास्ते में कुछ घटना हुआ हो, तो उसका माइंड अगर डिस्टर्ब रहा और आपकी राइटिंग बेकार रही तो भैया आपका नंबर तो गया। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि राइटिंग क्लियर कट होना चाहिए। और जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं तो वहां पे जैसे कोई वर्ड लिखा, मान लीजिए इंडिया हमसे गलत लिखा गया और आप इसको ऐसे कट कर रहे हैं, ये चीज इरिटेट करता है बार बार। कोशिश कीजिएगा ये वाला कम से कम हो, किसी वर्ड को काटम कुटम कम से कम होना चाहिए, नीट एंड क्लीन पेपर रहेगा। उसके बाद मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछ दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे इंडिया के मतलब इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इसमें आपने आंसर लिख दिया कि वो लोग क्या कर रहे थे, फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे, ठीक है, टैक्स इंक्रीज कर रहे थे। तो फर्स्ट पॉइंट में फोर्स रिक्रूटमेंट अगर कोई वर्ड है तो उसके नीचे आप क्या कीजिए ना, हाईलाइट कर दीजिए। इस तरीके से आप जैसे कि पूरा पॉइंट्स आपने लिखा, ठीक है, पूरा पॉइंट लिखा और पॉइंट में जो वर्ड मतलब कि इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। अब हाईलाइट का मतलब ये नहीं कि पूरे कॉपी में हाईलाइट ही कर दीजिए, कहीं कहीं जहां जहां नीड है। उससे क्या हो जाएगा ना कि आपका टीचर्स खुश हो जाएगा, अच्छा हाँ हाँ हाँ। और पता है इससे क्या होता है कि टीचर्स के नजर में आपका इंप्रेशन अच्छा होगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें, यदि हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, तो इसमें अगर 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का आपका सवाल है और पीटेंगे ए लड़का, यदि आपका 5 नंबर का सवाल है और 5 में अगर कोई बच्चा फर्स्ट पॉइंट में ही क्वेश्चन से रिलेटेड बात ही नहीं लिखा, सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन से रिलेटेड बात ही नहीं लिखा, बिना मतलब का बात डाल दिया, ऊपर का 2 पॉइंट, अब टीचर को पूरा नीचे तक चेक करना पड़ेगा। और ऊपर का 2 पॉइंट यदि आपका गलत रहा तो फिर तो आप गए, समझे। वो क्या करे, मारो गधा है, पढ़ने वाला नहीं है, वहीं से मार्क्स काटना आपका शुरू कर देगा। इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट पॉइंट एकदम ऐसा लिखिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, सेकंड पॉइंट भी ऐसा लिखिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, थर्ड पॉइंट भी ऐसा लिखिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो। बाकी का 4, 5, 6 पॉइंट में थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिख दिए तो टीचर आपको क्या करेगा, पकड़ेगा नहीं, बोलेगा हाँ बेस्ट स्टूडेंट, ये मार्क्स आपको देगा उड़ा के, ठीक है। इसीलिए क्या करना है कि पहले, दूसरे और तीसरे पॉइंट में एकदम सटीक लिखना है। समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये सब बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से आपको कॉपी में आंसर लिख के आना है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। समझ गए कि नहीं, ठीक है।
तो चलिए हम लोग इसी के साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आपका ऐसे सोशल स्टडी बहुत ही अच्छा जाए और उसके बाद हम जरूर मिलेंगे और आपसे बात करेंगे। थैंक यू।